हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इन दिनों आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का जो हिंदी का पेपर होता है जिसमें 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले यानी कि आज से पहले 6 क्लासें हो चुकी हैं, 6 प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और देखिए कि आपकी कितनी तैयारी हो पाई हो, 37 में कितने नंबर आपके आते हैं। ठीक है, कोशिश पूरी करिए कि कम से कम 37 में 37 नंबर तो आने ही चाहिए। नहीं 37 आते तो 35 या 30 तो आने ही चाहिए। ठीक है, तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो पेपर होने से पहले, क्योंकि तैयारी तो आप सभी की लगभग हो ही गई होगी, तो जितने हो सके आप उतने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लें ताकि आपको जो है कम टाइम लगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सही करके आएँ। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। इससे पहले और क्लासेस हो चुकी है, यानी 6 क्लासेस हो चुकी हैं। आज की जो क्लास है वो 7वीं क्लास है। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप है। यानी कि संयोग और वियोग है, ये जो रूप है ये किस रस का रूप है। क्या ये वात्सल्य रस का रूप है, या फिर भयानक का है, श्रृंगार का है, या फिर है अद्भुत का। तो संयोग और वियोग किस रस का रूप है, तो ये है श्रृंगार रस का। किस रस का? श्रृंगार रस का है। ठीक है, श्रृंगार रस का रूप है। ठीक है, किस रस का है? श्रृंगार रस का है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। यानी कि जो निर्देश के अनुसार वाक्य परिवर्तन करने वाला सही विकल्प है। जैसे यहाँ दिया है कि पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है? कर्मवाच्य है। ठीक है, तो इसका जो सही जो है विकल्प है वो बताना है। यानी कि जो पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसका जो परिवर्तित रूप होगा वो क्या होगा? पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, क्या ये होगा? या फिर पिताजी ने पत्र पढ़ा, या फिर पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, या पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। तो पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, एक ये कर्मवाच्य है। इसको अगर हम परिवर्तित करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। क्या हो जाएगा? पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा होता है? हमने कल की क्लास में बताया था, जैसे ये होता है आपका प्रश्नवाचक। ठीक है, योजक चिन्ह जो होते हैं ये होते किसी दो जो है शब्द के बीच में। ठीक है, जैसे रात और दिन आपको लिखना है तो रात और दिन। ठीक है, तो चाहे तो आप रात और दिन लिखें, या तो फिर रात और डैश और दिन यहाँ पर लिखेंगे तो भी इसको रात दिन पढ़ा जाएगा या रात और दिन पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये जो बीच में निशान लगता है ये क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। तो इसमें बताना है कि योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा। शिवाजी और शिवेश भाई बहन है, या फिर हेमा गुनगुन माया सहेलियां हैं, या फिर रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, या फिर मैं घूमने जा रही हूँ। तो इसमें जो है योजक का जो निशान है वो हो जाएगा भाई बहन। जहाँ यहाँ पे भाई और बहन में क्या लगा है? योजक का निशान लगा है ना बीच में, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन जो आपका एग्जाम हुआ था 2019 में 27 जनवरी 2019 को जो मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उसमें जो है आयोग ने इसको सही नहीं माना था। आयोग ने जो सही माना था वो माना था इसको, रोहन ने कहा यहाँ पे इसको जो है आयोग ने माना था, जबकि सही तो दोनों होने चाहिए। ठीक है, लेकिन मुझे भाई और बहन के बीच में जो डैश लगा वो ज़्यादा सही लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए जो सप्त सिंधु का सही समास है। ठीक है, पहला है कि 7 सिंधुओं का समूह। सप्त सिंधु का मतलब क्या होता है? 7 सिंधुओं का समूह होता है, या फिर 7 सिंधुओं का समूह होता है, या फिर 7 सिंधुओं का समूह होता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों में ध्यान रखेंगे, थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे जो है सिंधुओं में बिंदी रखी है, यहाँ पे बिंदी नहीं रखी है। 7 नदियों का समूह क्या सही हो जाएगा? तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप पेपर देने चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तभी आप जो है सही आंसर कर पाएंगे। क्योंकि दोनों में सही लिखा है लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे बिंदी नहीं रखी है इस सिंधुओं में। ठीक है, और यहाँ पे है, तो इसका सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। सप्त सिंधु का मतलब होता है 7 सिंधुओं का समूह, और सिंधुओं में आपका बिंदी जरूर होना चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। ठीक है, यानी कि ये जो उपकार को मानने वाला ये दिया गया है, इसका जो है एक अर्थ क्या होता है वो बताना है। क्या कृतज्ञ होता है, कृतघ्न होता है, परोपकारी होता है, या फिर धर्मज्ञ होता है। तो धर्मज्ञ वो होता है जो धर्म को मानते हैं, धर्म को जानने वाले होते हैं, उनको धर्मज्ञ कहते हैं। दूसरों का उपकार करने वाले जो होते हैं लोग, उनको परोपकारी कहते हैं। कृतघ्न वो होता है जो दिए गए उपकारों को नहीं मानता है, वो होता है कृतघ्न। ठीक है, जो उपकार करते हैं किसी के लिए, वो कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, कोई भी है, आपके परिवार के कोई भी लोग हैं, उनके लिए आप उपकार करते हैं, ठीक है, लेकिन वो उस उपकार को नहीं मानते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, कृतज्ञ हो जाएंगे। और जो कृतज्ञ होता है वो उपकार को मानने वाले व्यक्ति क्या होते हैं, कृतज्ञ होते हैं। कहते हैं ना कि आपके हम कृतज्ञ हो गए, यानी कि आपने जो उपकार किया है उसके हम कृतज्ञ रहेंगे, पूरी जिंदगी कृतज्ञ रहे, यानी कि उसका उपकार हम पूरी जिंदगी मानेंगे। ठीक है, तो उपकार को मानने वाले क्या होते हैं, कृतज्ञ होते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है। ठीक है, जैसे कनक। कनक का जो है ये कनक के कई सारे अर्थ होते हैं, तो इसमें बताना है कि अनेकार्थी शब्द का जो एक अर्थ है वो बताना है। ठीक है, क्या सोना होता है, तो बिल्कुल सही। कनक का एक अर्थ तो धतूरा होता है, लेकिन धतूरा आपके ऑप्शन में नहीं है। कनक है, सॉरी, सोना है, तो ये हो जाएगा सोना। एक धतूरा होता है और दूसरा होता है सोना, कनक का अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे सोना ऑप्शन में दिया है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। उचित कारक यानी रेखांकित जो पद है, जैसे यहाँ पे में है, ठीक है, यहाँ पे में रेखांकित लगा हुआ है, तो इसमें बताना है कि जो में है उसमें कौन सा कारक है। ठीक है, तो कारक की सिंपल सी पहचान होती है, कुछ चीजें पहचान की होती है, जैसे संबोधन का अलग पहचान होता है। संबोधन की जैसे मान लीजिए कि संबोधन को बताना है कि यहाँ पे संबोधन कारक है, तो जैसे होता है कि हे राम, ठीक है, हे राम लिखा है, तो वहां पे क्या होता है, इस टाइप का निशान बना होता है हे राम, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, संबोधन कारक। अधिकरण कारक वो होता है जहाँ पे में लगा हो, किसी शब्द के बाद में पर लगा हो, जैसे यहाँ पे बोतल में लगा है, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो सकता है, यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, संबंध कारक में क्या होता है, का लगा होता है, जैसे बोतल का होता तो यहाँ पे संबंध हो जाता, की होता या के होते तो क्या हो जाता, संबंध हो जाता, तीनों में से कोई एक होता तो संबंध हो जाता। ठीक है, और कर्म कारक की जो पहचान होती है वहां पे को होता है, जैसे बोतल को होता तो वहां पे कर्म कारक हो जाता, लेकिन यहाँ पे है बोतल में, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, वो हो जाएगा अधिकरण कारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट डैश आना सामान्य भविष्य काल है। ठीक है, इसमें जो है क्या होगा, यानी कौन सा जो है यहाँ पे फिल क्या होगा। ठीक है, स्कूल बस 5 मिनट में, फिल क्या होगा, जो कि सामान्य भविष्य काल है। ठीक है, सामान्य भविष्य काल में कोई भी आपको यहाँ पे सेंटेंस पूरा करना है, सामान्य भविष्य काल में वो पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा कि 5 मिनट में आ गई, यानी स्कूल बस 5 मिनट में आ गई, क्या ये होगा, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये सामान्य भविष्य काल नहीं है, ये है में आएगी। ठीक है, यानी कि स्कूल बस जो है 5 मिनट में आएगी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भविष्य काल, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। ठीक है, जैसे रवि दीवार रंगने लगा है, रवि दीवार लगने लगा है, इसमें जो है आपको वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताना है। ठीक है, तो क्या हो, कृदंत क्रिया हो जाएगी, यानी कि रवि दीवार रंगने लगा है, इसमें कौन सी क्रिया है, क्या जो है कृदंत क्रिया है, या फिर पूर्वकालिक क्रिया है, या फिर नाम धातु है, या फिर संयुक्त क्रिया है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ये वाक्य लिखा है रवि दीवार रंगने लगा है, इसमें ना तो कृदंत क्रिया है, ना पूर्वकालिक क्रिया, इसमें है नाम धातु। क्या है, नाम धातु है। ठीक है, जैसे नाम धातु की जो पहचान होती है, जैसे रंगना होता है, चिकना होता है, या चिकनाना होता है, ये होते हैं नाम धातु की पहचान। तो यहाँ पे रंगना लिखा है, दीवार रंगने लगा है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा धातु हो जाएगा, नाम धातु हो जाएगा। कौन सा धातु, नाम धातु हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। यानी कि स्त्रीलिंग बताना है आपको, किसका बताना है? हंस का। जैसे यहाँ पे एक शब्द दिया है हंस, तो हंस का जो स्त्रीलिंग होता है, हंस आपका पुल्लिंग है, इसका जो स्त्रीलिंग होता है वो कौन सा होता है? क्या हंसिनी होता है, इस तरह से लिखा जाएगा स्त्रीलिंग, या फिर हंसिनी होगा, या हंसी होगा, या फिर हंसिया होगा? तो हंस का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है हंसिनी। क्या होता है? हंसिनी होता है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे बताना है दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग रूप बताना है, किसका? कुम्हार का। कुम्हार जो है इसका सही जो पुल्लिंग होता है वो बताना है। ठीक है, वैसे तो जो कुम्हार है वो खुद स्वयं में जो है पुल्लिंग है। ठीक है, कुम्हारी, कुम्हारिन, कुम्हार, कौमहीन, कुम्हारिन। ठीक है, कुम्हार, यह जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प बताइए, जबकि कुम्हार खुद एक क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो ये पुल्लिंग है। अगर यहाँ पे होता कि स्त्रीलिंग बताना है तो इसका कुम्हारिन हो जाता। क्या हो जाता? कुम्हारिन हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पुल्लिंग बता रहा है, जबकि कुम्हार जो है खुद पुल्लिंग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था कि इसका जो है पुल्लिंग, सॉरी स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका कुम्हारिन स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्योंकि ये खुद पुल्लिंग है, तो इसमें पुल्लिंग और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये खुद ही पुल्लिंग है। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पे पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग होना चाहिए था, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्द का सही विकल्प शब्द वाला विकल्प पहचानिए। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन शब्द वाला, यानी जो चुटिया है इसका बहुवचन बताना। चुटिया क्या है? एक वचन है। ठीक है, तो इसका जो बहुवचन होगा, यानी एक से अधिक अगर चुटिया हो तो उसको क्या कहेंगे? क्या चुटियां कहेंगे? बिल्कुल सही, चुटियां ही होता है। यानी चुटिया जो होता है उसका जो बहुवचन होता है वो चुटियां होता है। यहाँ पे बिंदी, चंद बिंदी लग जाएगा। ठीक है, चुटियों, चुटियों या चुटियाएं ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला हो। जैसे कृपण है, इसका जो सही पूरी तरह से जो है वर्ण विच्छेद है वो क्या होगा, ये बताना है। क्या करी प्लस पा प्लस अड़ा होगा, या फिर का प्लस री प्लस पा प्लस री प्लस आ प्लस अड़ा होगा, या फिर पूरा का होगा, री होगा, पा होगा, आ होगा, अड़ा होगा, या फिर आ होगा? तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। इसका जो सही होगा फोर्थ होगा, आधा का होगा, फिर री होगा, फिर आधा पा होगा, फिर आ होगा, फिर आधा अड़ा होगा, फिर आ होगा। इन सबको मिलाकर क्या बनेगा? कृपण बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? कृपण बनेगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे भी संधि विच्छेद में पूरे पूरे शब्द नहीं होते, आप खुद देखते होंगे जब संधि विच्छेद होता है तो कुछ आधे शब्द होते हैं, फिर पूरे होते हैं, फिर आधे होते हैं, फिर पूरे होते हैं। और जो ये पू है, पा है, ये आधा इसमें जाके ऐड हो जाता है, ड़ा जो है इसमें जाके ऐड हो जाता है, पूरा बन जाता है। ठीक है, तो कृपण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न 4 विकल्प में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो बताना है। क्या शुद्ध वर्तनी कृष्ण में शुद्ध वर्तनी है, या फिर दूसरा है कृष्ण इस तरह लिखा जाता है, या फिर कृष्ण होता है, या फिर कृष्ण होता है? तो आप सभी जानते हैं कृष्ण का जो शुद्ध वर्तनी होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। कृष्ण ऐसे लिखा जाता है, इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। उस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। यानी कि ये सेंटेंस दिया है, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। इसमें जो है ऐसे शब्द बताना है जो विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता हो। ठीक है, तो इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, क्या इसमें होगा, या बहुत में होगा, या फिर ऊंचे ऊंचे होंगे, या फिर पहाड़ होगा? तो इसमें जो विशेषता बता रहा है, एक पर्वतमाला है, वहां पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, लेकिन कैसे हैं? बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़। तो बहुत क्या है? एक विशेषता बता रहा है, विशेषता प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो बहुत इसमें क्या हो जाएगा, और वो जो है विशेषता प्रकट कर रहा है, तो ये जो है बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। जैसे सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? क्या सबका नाम होता है, दूसरों का नाम होता है, अपना नाम होता है, या संबंध का नाम होता है? तो सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सबका नाम।
क्या होता है? सबका नाम होता है। ठीक है, क्या होता है? सबका नाम होता है। पहला ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा जो रचित रचना है वो कौन है? क्या अंधा युग है? तो जो है, या फिर जो है, अच्छा नहीं है, यहाँ बताना ध्यान रखना है। इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? ठीक है, यानी निगेटिव बताना है। तो अंधा युग किसका है? यह है धर्मवीर भारती का। ठीक है, ये तो है नहीं। चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये किसका है? तो ये है गजानन माधव मुक्तिबोध का। तीसरा है भूरी भूरी खाक धूल, ये भी गजानन माधव मुक्तिबोध का है। और नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, ये भी किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध का है। यानी ये तीन जो रचनाएं हैं ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं हैं, अंधा युग नहीं है। यही ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है। अंधा युग किसका है? तो यह है धर्मवीर भारती का। ठीक है, याद रखना है। और ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध इनकी रचना है, धर्मवीर भारती की अंधा युग, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। यानी कि जो पृथ्वीराज रासो है किसकी रचना है, कौन से लेखक की? क्या चंद्र बरदाई की है? तो बिल्कुल सही, ये चंद्र बरदाई की ही रचना है, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, और जो पृथ्वीराज रासो है ये जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। यानी जो सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास है इसके लेखक कौन है? क्या दयानंद सरस्वती हैं, अरविंद घोष हैं, भवभूति हैं, या फिर हर्षवर्धन हैं? तो सत्यार्थ प्रकाश जो उपन्यास है उसके जो लेखक है वो दयानंद सरस्वती ही हैं, यानी पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करें अगर अरविंद घोष की, तो इनकी जो रचनाएं हैं वो लाइफ लाइन है, वंदे मातरम है, सावित्री है, कर्मयोगी है, युगांतर है। ये किसकी रचना है? अरविंद घोष की है। ठीक है, और इनकी बात करें भवभूति की, तो ये मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम किसकी है? भवभूति की है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? ठीक है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? भाषा संस्कृति को दिया जाता है, खेलकूद को दिया जाता है, तकनीकी को दिया जाता है, या फिर हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए? तो खेल कूद को तो दिया ही नहीं जाएगा, साहित्य अकादमी है। ठीक है, तकनीकी को भी नहीं दिया जाएगा, भाषा संस्कृत नहीं है, बल्कि डी ऑप्शन है हिंदी की, हिंदी जो भाषा है उसको नई दिशा प्रदान करने के लिए जो सलाका सम्मान पुरस्कार है ये जो है इस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, किसकी ओर से? साहित्य अकादमी की ओर से दिया जाता है। अगर बात करें कि जो है सबसे पहले ये पुरस्कार किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी को जो है ये पहली बार दिया गया था। ठीक है, और इनकी कौन सी रचना थी? तो वो थी हिम तरंगड़ी। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हिम तरंगड़ी को पहली बार 1955 में, कब दिया गया था? 1955 में ये सलाका सम्मान पुरस्कार दिया गया था। अब जो है आपको गद्यांश देखने को मिलेगा, गद्यांश से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, गद्यांश एक बार देख लेते हैं। गद्यांश में लिखा है कि अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते हैं, बग्घी, फिटन और टमटम। बग्घी बंद डिब्बे की होती है, तो फिटन और टमटम खुले वाहन हैं जिन्हें नवाबों द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती थी। किंतु तांगे व इक्के का शाब्दिक अर्थ अधिक अश्वशक्ति की ओर इंगित करता है। इक्के में घोड़ा होता है, जबकि बग्घी या तांगे में 2, 4 या अधिक घोड़े होते हैं। यह वास्तव में व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए है। इसके अतिरिक्त तांगा एक परिवार वाहन था, किंतु किफ़ायत की मंजूरी को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठाने पड़े। तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है और 4 से 6 वयस्क पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। हर साल इन तांगों और इक्को की दौड़ लखनऊ में होती है। जंगी घोड़े इस दौरान सबके लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु होते हैं। घोड़े के खुरों का भी श्रृंगार किया जाता है। पुरानी नाल के स्थान पर नई नाल लगाई जाती है। पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कसीदाकारी
युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं और पीतल या चांदी के घुंघरू बांध दिए जाते हैं। ये सजावट की जाती है घोड़ों की जो दौड़ में शामिल होते हैं। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको इसका आंसर बताना है इसी गद्यांश से देख कर। ठीक है, यानी जो भी आंसर होंगे इसी गद्यांश से रिलेटेड होंगे, इसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक आर्थिक बदलावों ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया है। सामाजिक आर्थिक बदलावों ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया है। पहला ऑप्शन है कि बड़े वाहनों का प्रयोग होने लगा है, या फिर तांगे का प्रयोग होने लगा है, या फिर तीसरा है हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा, या फिर भारी का प्रयोग होने लगा, यानी भारी वाहनों का प्रयोग होने लगा। तो सामाजिक आर्थिक बदलावों ने किस तरह के वाहनों को प्रभावित किया है, तो यहाँ पे यानी सामाजिक आर्थिक जब बदलाव हुए हैं उस टाइम पे जो हल्के वाहन थे उनका प्रयोग होने लगा था, जो कि आपके गद्यांश में दिया हुआ है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता था। जो घोड़ों के पैर होते थे जो दौड़ में शामिल होते थे उनको कैसे सजाया जाता था। कासीदाकारी युक्त वस्त्र द्वारा सजाया जाता था, या फिर कलमकारी युक्त वस्त्र द्वारा, या बुनाई वाले वस्त्र, या चमकीले वस्त्र। तो चमकीले वस्त्र नहीं होते थे, बुनाई भी नहीं होते थे, कलमकारी भी नहीं होते थे, ये होते थे कासीदाकारी युक्त वस्त्र जिनसे घोड़ों के पैरों को सजाया जाता था। ठीक है, साथ में जो पीतल होता है, पीतल या चांदी के घुंघरू भी जो घोड़े होते थे उनके पैरों में बांधा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है। तांगा जो है किस रूप में इक्के जो वाहन है उससे अलग है। भारी और बड़ा वाहन है इसलिए अलग है, या फिर भारी और हल्का वाहन है, या फिर जो है छोटा और हल्का है, या फिर छोटा और भारी वाहन है। तो जो इक्का होता है, अगर इक्के की बात करें कि इक्का मतलब क्या होता है, तो इक्का का मतलब होता है कि कोई एक, या फिर जो है मतलब जो इक्का गाड़ी होती तो सामान्य तरह तौर पे जो है एक ही व्यक्ति उसको जो है क्या कर सकता था, इस्तेमाल कर सकता था। ठीक है, एक ही परिवार उस वाहन पर बैठ सकता था, बाकी लोग नहीं बैठ सकते थे। ठीक है, तो ये क्या होता था, ये भारी और बड़ा वाहन होता था। ठीक है, तांगा किस रूप में इक्के से अलग होता, तांगा जो होता था वो भारी और बड़ा वाहन होता था, इक्का क्या होता था, छोटा वाहन होता था। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है। परिवहन के जो साधन हैं उनका इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप किया जाता है, या फिर पारिवारिक रहन सहन के अकॉर्डिंग, या फिर आर्थिक स्थिति के अनुरूप, या फिर मूलभूत आवश्यकता। तो परिवहन के जो साधन का इस्तेमाल है किसके अनुरूप किया जाता था, तो सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप किया जाता था उस टाइम पे। सामाजिक प्रतिष्ठा के अकॉर्डिंग, जैसे आज के टाइम पे जैसे जिसकी स्थिति है, कंडीशन है, जिसके पास जितना बैंक बैलेंस है उसी के अकॉर्डिंग वो जो परिवहन के साधन उसका इस्तेमाल करता है। वैसे भी उस टाइम पे भी जो है सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप ही परिवहन के साधन का इस्तेमाल लोग करते थे। जैसे उनकी प्रतिष्ठा होती थी समाज में उसके अकॉर्डिंग वो परिवहन के साधन का इस्तेमाल किया करते थे। ये गद्यांश के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तांगे और इक्के के कितने प्रकार हैं। तांगे और इक्के जो होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, ये कितने प्रकार हैं। पहला है 4 प्रकार है, 2 प्रकार है, या फिर 3 है, या फिर 5 है। तो गद्यांश में कितने प्रकार दिए गए हैं, दिए गए हैं 3 प्रकार। कितने हैं, 3 प्रकार दिए गए हैं। पहला जो होता है वो होता है बग्गी। ठीक है, दूसरा क्या था, फिटन था, और तीसरा था टमटम। ठीक है, यहाँ पे आपको हम दिखा भी देते हैं, आपके गद्यांश में दिया भी है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिया है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे होते हैं। ठीक है, तांगे और इक्के मिलते हैं। पहला है बग्गी, फिटन और टमटम। तो ये आपके जो है गद्यांश में ही इसका आंसर दिया हुआ है। इसका क्या, जितने भी गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी का आंसर आपके गद्यांश में ही दिया होता है। ठीक है, तो ये जो है जितने क्वेश्चन थे ऊपर यहाँ तक के सारे, ये 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कहाँ के हैं, आपके गद्यांश से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के अनुसार स्वरीय पद के उचित अलंकार रूप का अच्छा विकल्प है। यानी रघुपति, राघव, राजा, राम, ये आपका एक पद्य दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। ठीक है, क्या इसमें अनुप्रास अलंकार है,
या फिर यमक अलंकार है, या फिर रूपक है, या फिर उपमा है। तो आप सभी जानते हैं कि जो उपमा अलंकार होता है उसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति की उपमा की जाती है, ठीक है, किसी के समान होता है, जो जैसे जो है मान लीजिए कृष्ण के नेत्र कमल के समान है तो वो होता है उपमा अलंकार, ठीक है। तो ये जो है उपमा अलंकार तो है नहीं है, ठीक है, रूपक भी नहीं है, यमक भी अलंकार नहीं है। यमक अलंकार के एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, यमक भी नहीं है। यहाँ पे है अनुप्रास अलंकार, रघुपति राघव राजा राम, यानी रा शब्द की जो है आवृत्ति क्या हुई है, बार बार हुई है। रा वर्ण की, सॉरी, रा वर्ण की जो आवृत्ति है बार बार, रघुपति में भी रा है, राघव में भी रा है, राजा में भी रा है और राम में भी रा है, यानी रा वर्ण की जो आवृत्ति है बार बार हो रही, तो वो क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और यमक अलंकार वो होते हैं जहां पर एक शब्द के कई अर्थ हों, ठीक है, तो वहां पे यमक अलंकार होता है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हो, ठीक है। जो सही अव्यय का भेद है, यानी कि यहाँ पे जैसे सीता के आगे रमा खड़ी है तो के आगे में रेखांकित है, यहाँ पे बताना इसमें कौन सा अव्यय है। क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, अव्यय है, या फिर समुच्चय बोधक है, या विस्मयादि बोधक है, ठीक है। तो यहाँ पे सीता के आगे रमा खड़ी है तो यहाँ पे कौन सा है, वहां पे है संबंध बोधक अव्यय, ठीक है, क्या है, संबंध बोधक अव्यय है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। अशुद्ध वाक्य जो है इसका शुद्ध रूप बताना है। घूमना सुबह अच्छा है, यहाँ इसका जो शुद्ध रूप होगा वो क्या होगा, घूमना अच्छा है सुबह, जी नहीं, घूमना सुबह है अच्छा, जी नहीं, सुबह अच्छा है घूमना, ऐसे तो बोलते नहीं, सुबह घूमना अच्छा है ये सही होता है, यानी घूमना सुबह अच्छा है ये एक अशुद्ध वाक्य, इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो ये होगा कि सुबह घूमना अच्छा है, ठीक है। बहुत कॉमन सी बात है, इसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, डी ऑप्शन सही है। 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। छंद क्या है, करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सर्वगुण सगुण मूर्ति सर्वेश की। करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। ये जो छंद दिया गया है इसमें बताना है कि प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो मात्राएं जो पहचानने के तरीके हैं वो जो है हम आप सभी जानते होंगे, आपने अगर पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मात्राओं को यहाँ पे काउंट करें, ठीक है, मात्राओं को काउंट किया जाता है, जैसे करते हैं तो इसमें का में जो है 1 मात्रा होगा, रा में 1 मात्रा होगा, ठीक है, ते में जो है 2 मात्राएं होंगे, अभिषेक में 1, आ में 1 होगा, 1 होगा, अभी में जो है छोटी है तो यहाँ पे 1 होगा, सेक में 2 हो जाएगा और का में 1 हो जाएगा। इस तरीके से जो है मात्राएं गिनी जाती हैं। तो मात्राओं को गिनने के बाद क्या हो जाएगा, प्रत्येक छंद में 15 से 13 के क्रम से 28 मात्राएं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हो। अंक भरना, अंक भरना जो मुहावरा दिया है इसका अर्थ क्या होता है, तो अंक भरने का मतलब रो पढ़ना होता है, जी नहीं, अंक भरने का मतलब होता है गले लगाना, ठीक है, अंक भरने का मतलब क्या होता है, गले लगाना होता है, बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, यानी जो जिसमें उपसर्ग से बना शब्द जो नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। पहला है पुनर्जन्म, क्या ये होगा, या फिर दूसरा है कुधर्म, तीसरा है आजीवन और चौथा है दिखावा। तो जिसमें उपसर्ग नहीं है, ठीक है, जिसमें उपसर्ग नहीं है वही हमें बताना है। तो पुनर्जन्म, जन्म में पुनर् पहले लगा है तो ये उपसर्ग हो जाएगा, धर्म में कु लग गया है तो ये भी उपसर्ग हो जाएगा, जीवन में आ लग गया है तो ये भी उपसर्ग हो जाएगा, लेकिन दिखावा, खावा कोई शब्द तो होता नहीं है, कोई मूल शब्द तो होता नहीं है। इसका जो सही शब्द होता है देखना या दिखना जो है सही शब्द होता है, इसका जो दिखावा है ये उपसर्ग नहीं, इसमें कहीं भी उपसर्ग नहीं लगा है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। ठीक है, क्या इंसान है प्रत्यय जो जिसमें प्रत्यय लगा हो। ठीक है, इंसान में प्रत्यय लगा है, या फिर मदद में लगा है, जादूगर में लगा है, या फिर समझ में। तो जादू क्या होता है, एक मूल शब्द होता है और इसमें लास्ट में प्रत्यय लग गया है गर, तो क्या हो गया है, जादूगर है। जादूगर में ही प्रत्यय लगा है, बाकी शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना है। स्वार्थ, स्वार्थ का जो विपरीत होता है वो क्या होता है, परमार्थ होता है। जी नहीं, स्वार्थ का जो विपरीत होता है वो होता है निस्वार्थ। क्या होता है, निस्वार्थ होता है। दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है, यानी जो अत्यधिक है। इसका जो सही संधि विच्छेद है वो क्या होगा, आ प्लस अत्यधिक होगा। जी नहीं, अति प्लस अधिक होगा। क्या हो जाएगा, अति प्लस अधिक हो जाएगा। अधिक बराबर, अति प्लस अधिक बराबर क्या होता है, अत्यधिक होता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए पद का सबसे उचित सामासिक युग्म पद है। ठीक है, आचार जो होता है इसका जो उचित सामासिक युग्म पद है वो बताना है आचार का। ठीक है, क्या खाने की वस्तु होता है आचार का मतलब, या विचार होता है, या फिर चाल चलन होता है, या फिर अनादर होता है। तो यहाँ पे आचार का मतलब होता है, खाने की वस्तु नहीं होता है। ठीक है, जो सामासिक युग्म पद बताना है, क्योंकि युग्म तो ये है नहीं है। यहाँ पे जो युग्म है ये चाल चलन, सिर्फ एक ही युग्म है, एक होता है आपका चाल और चलन। ठीक है, चाल चलन का मतलब होता है आचार, यानी कि किसी भी व्यक्ति का अगर चाल चलन नहीं सही है तो कहेंगे ना कि इसका आचार खराब है। ठीक है, तो उसका चाल चलन खराब है। युग्म जो होगा सी ऑप्शन सही होगा, यही युग्म है, बाकी युग्म नहीं है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है, यानी कि जो दुविधा है इसका जो समान अर्थ होता है वो क्या होता है दुविधा का। धर्म संकट होता है, यथा तथ्य होता है, विस्तृत होता है, या फिर होनहार होता है। तो जो दुविधा है उसका जो सही समान अर्थ होता है वो होता है क्या, धर्म संकट। क्या होता है, धर्म संकट होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। पत्थर का जो शब्द सही समान अर्थ होता है क्या पाषाण होता है, तो बिल्कुल सही। पत्थर का जो सही शब्द समान अर्थ होता है वो होता है पाषाण। पाषाण को पत्थर भी कहते हैं। गिर पर्वत होता है, नभचर आकाश होता है, निर्भय ये होता नहीं है। निर्भय का मतलब निडर होता है। ठीक है, तो ये 3 है नहीं, पत्थर का जो होता है वो पाषाण होता है। तो ये टोटल 37 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। आपके कितने नंबर आए हैं वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप जो है सॉल्व करते हैं तो आपके कितने आ रहे हैं 37 में, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को ये जो क्लासेस हम ले रहे हैं पसंद आती होंगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।